हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। दिस इज शेफाली मिश्रा। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक नया टॉपिक है, यूनिट 1 का पार्ट 9 पे हम आ चुके हैं। इसके पहले 8 पार्ट मैंने कवर ऑलरेडी कर दिया है यूनिट 1 का। अगर वो लेक्चर्स आपने मिस किए हैं तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप सारे वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। हमने पढ़ा एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड, फंक्शन, रिस्क, उसके टाइप्स, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, उनकी विशेषताएँ, उनके गुण क्या क्या हैं, उनके फंक्शंस, टाइप्स, और एंटरप्रेन्योर क्लासेस का इमर्जेंस कैसे हुआ। फिर हमने ये भी पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के बीच का डिफरेंस क्या है, और एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच का क्या डिफरेंस है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर के बाद एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर का बीच का डिफरेंस। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में लगभग आपके 14 मेजर थियरीज दी हुई। एग्जामिनेशन में 5 से 6 जो थियरीज हैं ज़्यादातर उन्हीं से पूछता है, बट हम लोग पूरी थियरीज़ के बारे में पढ़ेंगे जितनी भी थियरीज़ आज तक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में दी हुई हैं। तो सबसे पहली थियरी जो है वो इकोनॉमिक थियरी है। आज हमारा फोकस इसी टॉपिक पे रहेगा, क्योंकि थियरीज़ 14 है तो एक ही लेक्चर में कवर कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम इसको 1 बाय 1 समझेंगे। आज हम एक पहले तो ओवर रिव्यू लेंगे कि थियरीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है क्या और कौन कौन सी थियरीज़ हैं जो आपको पढ़नी है, एंड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी थियरीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, सभी थियरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूँकि आपका टॉपिक है इसलिए मैं आपको सारे थियरीज बताऊंगी। तो आपको एग्जामिनेशन में जो याद रह जाए या जो इजी आपको लगे कि ये लिखना इजी है तो वो आप लिख लेना। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक थ्योरी अगर आपसे पूछता है तो वो स्पेसिफिक थ्योरी आप लिखना। इन केस अगर आपसे स्पेसिफिक थ्योरी जैसे फॉर एग्जांपल मैक्लेलन की थ्योरी पूछ लिया तो आप उसको, आपका मैंडेशन है, मैंडेटरी है कि आपको उसी थ्योरी के बारे में लिखना है। स्कम्पीटर की थ्योरी पूछी तो आप वही लिखोगे, बट इन केस अगर उसने पूछा कि थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आपको बताना है तो आप 14 थ्योरी लिख दो, एक्सप्लेन आप कर दो, 5 कर दो या 8 कर दो, जितनी आपको याद रह जाए जो आपको ईजी लगे, ठीक है, वो आप कर देना। कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज हैं, जैसे 3-4 जो थियरीज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम वीडियोस में भी आगे समझेंगे। तो वो थियरीज आपको मतलब रट लेनी है, एकदम अच्छे से तैयारी कर लेना है उसको। फिर डजेंट मैटर कि वो आपसे यहाँ पूछता है या वो किसी और सब्जेक्ट में पूछता है। कुछ टॉपिक और कुछ थियरीज ऐसी है ना जो आपके मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन वाली जो बुक है, सब्जेक्ट है एक आपके बीकॉम में या बीबीए एमबीए में, वो एक सब्जेक्ट होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, उसमें भी वो थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले तो हम आज के टॉपिक को ही थोड़ा समझते हैं कि थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। पहले तो ये समझो कि थ्योरी क्या है। तो थ्योरी एक वेल सब्सटेंशिएटेड एक्सप्लेनेशन होता है, मतलब कि आप एक पूरा वेल प्लान एक्सप्लेनेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में। और एक्सप्लेनेशन हम कब देते हैं? साइंटिफिक मेथड से अच्छे से रिसर्च करने के बाद और रिपीटेडली टेस्ट करते हैं किसी चीज़ को, बार बार किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में ना अलग अलग तरीके से टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट करने के बाद भी हम साइंटिफिक मेथड से, मतलब कुछ फॉर्मूला हो गया या कुछ एक सिस्टमैटिक वे में हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक वे में हम चीज़ों को करते हैं, और सिस्टमैटिक वे में, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे में जब हम चीज़ों को करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद में हम उस पर रेपिटेडली टेस्ट भी करते हैं और उसको कन्फर्मेशन भी करते हैं। कन्फर्मेशन करेंगे कैसे? उसके ऊपर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करेंगे और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हम अपनी थियोरी के ऊपर में पहले कन्फर्म हो जाएंगे, कहीं उसके बाद जा करके, है ना, एक प्रोपाउंडर जो होता है वो बोलता है कि ये थियोरी मैंने डिस्कवर करी है या ये एक थियोरी है। तो थियोरी में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक वेल सब्सटेंशिएटेड एक्सप्लेनेशन होता है, और इसको अक्वायर कैसे करते हैं? साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके। साइंटिफिक मेथड, जहाँ पे साइंटिफिक वर्ड ही यूज़ हो गया वहाँ पे इट मीन्स की सिस्टमैटिक चीज़ों की बात हो रही है, मतलब वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, और वहाँ पे टेस्ट अगर रिक्वायर्ड होगा तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे कन्फर्मेशन के लिए, तब कहीं जाकर के कोई एक थ्योरी बनती है। तो ऐसे लगभग 14 मेजर थ्योरी बनी हुई है, जिस पे अलग अलग लोगों ने साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया हुआ है, ऑब्जर्वेशन किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें कुछ अपने थॉट्स को लगाया है, उस पर रेपिटेडली टेस्ट करा है, तब कहीं जाकर के उन 14 लोगों ने एक एक थ्योरी को दिया हुआ है। हालांकि उनके अभी आलोचना हुई है थ्योरीज़ की काफ़ी सारी, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप सारी थ्योरीज जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे साथ में। देखिए, थियोरीज़ जो है एंटरप्रेन्योरशिप की, बेसिकली अगर आप बुक में जाओगे तो उनको 2-3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, और फिर उनके अंदर सब कैटेगरीज हैं। तो कहीं कहीं आपको थियोरी की इस तरीके से स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और ऑस्ट्रियन मार्केट प्रोसेस,
इस तरीके के कैटेगराइजेशन में थ्योरी मिल जाएंगी, बट ये काफ़ी कन्फाइंड है, ये काफ़ी कन्फाइंड प्रोसीजर है। जब आप मैनेजमेंट की, कुछ तो एक होती है मैनेजमेंट की थ्योरी, तो जब आप मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ते हो तो उनमें ये वाली जो थ्योरीज हैं वो काम आती हैं। बट अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ते हो तो जो थ्योरी है वो 14 थ्योरी बिल्कुल अलग ही थ्योरी है। तो न्यू क्लासिकल और ऑस्ट्रेलियन मार्केट प्रोसेस, कहीं कहीं आपको ये वाली भी थ्योरीज मिल जाएंगी। अब क्लासिकल थ्योरी में क्या है, क्लासिकल थ्योरी में एंटरप्रेन्योर्स को एज अ प्रोड्यूसर समझा जाता था। काफ़ी पुराने समय में जब एंटरप्रेन्योर ये वर्ड इजाद हुआ था, फ्रेंच ओरिजिन वर्ड है ये, तो उनको सिर्फ एक प्रोड्यूसर समझा जाता था या एक डिस्ट्रीब्यूटर समझा जाता था कि कोई भी सामान बना करके ऐसे व्यक्ति जिनको एजेंट बोल सकते हो या प्रोड्यूसर बोल सकते हो, वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे सामान को, गुड्स को या सर्विसेज को। तो क्लासिकल थ्योरी का जो एक सोचने का तरीका था या जो अप्रोच था वो एंटरप्रेन्योर की तरफ में कुछ इस प्रकार से था। जब न्यू क्लासिकल थ्योरी आई तो उन्होंने क्या बोला कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ में वो बिजनेस रिस्क को भी लेते हैं। थोड़ा सा रिफाइंड वे में इन्होंने सोचना शुरू किया न्यू क्लासिकल थियोरीज में, और एंड वो कॉस्ट को भी रिड्यूस करने के बारे में सोचते हैं कि कम से कम कीमतों पे किस प्रकार से अच्छा हम कुछ दे सके मार्केट में, कुछ नया कर सकें। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन मार्केट प्रोसेस। अब ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी बोलती है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्रिएटिव भी होते हैं, इमेजिनेटिव भी होते हैं, एंड वो आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। देखिए, इन थ्योरीज के बारे में बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि भाई क्लासिकल, न्यू क्लासिकल या ऑस्ट्रेलियन मार्केट प्रोसेस थ्योरी क्या है, तो आप ब्लैंक नहीं जाओ, आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर जाओ, लिख सको कि क्या होता है। बट ये काफ़ी नैरो बोल सकते हो या कन्फाइंड बोल सकते हो, क्योंकि जो थ्योरी है वो मेजर 14 थियोरीज हैं। एग्जामिनेशन में मोस्ट प्रोबेबली अगर आपसे पूछेगा तो इन्हीं के बारे में पूछेगा। बट इन केस अगर क्लासिकल वर्ड दिख गया आपको या न्यू क्लासिकल दिख गया या ये वर्ड दिख गया, तो आप उस टॉपिक से अनभिज्ञ ना हो, ऐसा ना लगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, मैम ने तो उसके बारे में कुछ डिस्कस किया ही नहीं कि क्लासिकल न्यू क्लासिकल क्या है ना। एग्जाम में अगर इस पर्टिकुलर वर्ड को पूछता है तो आपको ऐसे डिफाइन करना है जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, तो बराबर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए गाइस, मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी कंटेंट, कोई भी टॉपिक छूट जाए, इस वजह से मैं आपको सारी मैक्सिमम चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो 14 थियोरीज आपके सामने दिख रही हैं ये मेजर थियोरीज हैं, मेजर, इससे बाहर कोई थियोरीज है ही नहीं, है ना। पहला तो उस कंप्यूटर की थियोरी है, थियोरी ऑफ इनोवेशन, ये इस कंप्यूटर ने दिया हुआ है। दूसरा है मैक्स वेबर की थियोरी, जिन्होंने सोशल चेंज के ऊपर में थियोरी दिया हुआ है, और इनका एक थियोरी था, मतलब एम्फेसाइज किया था ज़्यादातर उन्होंने रिलीजन के ऊपर में। हम ये सारी थियोरीज को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, राइट। फिर थर्ड है कि दी अनसर्टेनिटी बियरिंग थियोरी ऑफ नाइट, तो नाइट ने इस थियोरी को दिया था। फिर थियोरी ऑफ फ्रैंक यंग, इन्होंने एक थियोरी दिया था जिन्होंने एक एम्फेसिस किया था चेंज इन ग्रुप लेवल पैटर्न के ऊपर में। फिर इकोनॉमिक थियोरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, थियोरी नंबर 5 को। फिर 6 में है मार्क कैसन थियोरी, इकोनॉमिक थियोरी। देखो इन दोनों थियोरी में डिफरेंस है, 5th नंबर और 6th नंबर के थियोरी में डिफरेंस है। ये जो थियोरी है 5th नंबर वाली जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं वो इकोनॉमिक थियोरी, लेकिन जो मार्क कैसन थियोरी, ये थियोरी का नाम ही पूरा है मार्क कैसन थियोरी, है ना। तो ये दोनों, इन्होंने एक इकोनॉमिक थियोरी पूरी बुक लिखी हुई थी, तो वो बुक लिखा हुआ था, बुक को लिखने वाले मार्क कैसन थे, तो इस वजह से इस थियोरी का भी नाम आपको लग रहा होगा कि ये तो थियोरी इकोनॉमिक थियोरी दोनों एक ही, नहीं, ये दोनों अलग अलग है। इकोनॉमिक थियोरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये पूरा एक लाइन ये है, और इस थियोरी का नाम है मार्क कैसन थियोरी, क्योंकि इनका फोकस जो था वो इकोनॉमिक पे था, इस वजह से इस थियोरी को इकोनॉमिक थियोरी भी बोलते हैं। बट मेन जो नाम है वो है मार्क कैसन थियोरी, इनका फोकस एम्फेसिस इस पर्टिकुलर वर्ड पे था, इस वजह से हम इसको इस नाम से भी जानते हैं। बट इकोनॉमिक थियोरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये टोटली डिफरेंट है। 7th है कनकल्स थियोरी, इन्होंने इसमें एम्फेसिस किया था एंटरप्रेन्योर सप्लाई के ऊपर में। फिर होस्लिट्स थियोरी में क्या था कि इनका जो एम्फेसिस था वो मार्जिनल ग्रुप्स के ऊपर में था। फिर 9th है कॉकहोरेंस थियोरी। फिर 10th है ई हिगिंस थियोरी, इनमें इनका जो एम्फेसिस था वो था विड्रॉवल ऑफ सक्सेस स्टेटस रिस्पेक्ट के ऊपर में। फिर 11th है लाइबेंस्टीन थियोरी। अब इसमें क्या था, लाइबेंस्टीन ने क्या बोला कि इन्होंने एम्फेसिस किया एक्स एफिशिएंसी के ऊपर में। फिर एक थियोरी 12th नंबर पे है एम किर्जेर्स व्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंड 13 है बॉमल्स व्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, 14th है पीटर्स
पीटर ड्रकर्स व्यू ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। ये काफ़ी सारी थियरीज हैं, हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। कहीं कहीं आप कहीं किसी बुक में या कहीं कहीं आपको सोर्सेज में इन थियरीज का नाम इस नाम से भी दिख जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो एक बोलते हैं ना बेस्ट पॉसिबल वे में मैं आपको लेके चल रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई कहीं वो थ्योरी लिखी है कहीं ये थ्योरी लिखी है। हम सारे थ्योरीज के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो ये थ्योरीज एक ही हैं बट कहीं कहीं नाम अलग अलग है, इनका थोड़ा सा आगे पीछे वर्डिंग्स में है। तो इसलिए आप एक बार सारे थ्योरीज को एक बार पढ़ लो ताकि कंफ्यूज ना हो। इकोनॉमिक थ्योरी जो हम आज पढ़ने वाले हैं, सोशियोलॉजिकल थ्योरी, एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी, थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन अचीवमेंट थ्योरी, इनमें एक एक्सपेरिमेंट हुआ था ककीनाडा एक्सपेरिमेंट, स्टेटस विड्रॉल थ्योरी अभी हमने पीछे भी देखा, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, थ्योरी ऑफ सोशल बिहेवियर, थ्योरी ऑफ लीडरशिप, थ्योरी ऑफ मॉडल पर्सनालिटी, थ्योरी ऑफ सिस्टमैटिक इनोवेशन। सो कुछ थ्योरीज वो हो गई है ना। कहीं कहीं आपको इनके नाम से आपको देखिए कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। सारी थ्योरी जो हम लोगों ने फर्स्ट वाली पढ़ी ये वाली मेजर सारी यही हैं, राइट। बट इनके नाम कहीं कहीं आपको इस नाम से भी देखने को मिल जाएंगे, तो आपको इन सारी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं सारी मेजर थ्योरीज में आपको क्लियर कर दूंगी। तो कहीं कहीं आपको ये भी थ्योरीज सोशो कल्चर वैल्यू ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो थ्योरी है वो है इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी के प्रोपाउंडर कौन है? J.F. पैपरनिक 1962 एंड J.R. हैरिस 1970। तो ये थ्योरी इस ईयर में आई थी। तो इन्होंने इस थ्योरी में क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्होंने क्या बोला, मतलब इन्होंने एक पूरा रिसर्च किया, ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट्स किया और इन्होंने बोला कि जो एक उद्यमी का पूरा प्रोसेस होता है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो तभी होती है जब कि आपकी कंट्री की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो फेवरेबल होती है। और इकोनॉमिकल कंडीशन फेवरेबल होती है का मतलब ये कि जब वहाँ की अर्थव्यवस्था आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें वो सपोर्टिंग हो, ऐसा ना हो कि उसके विपरीत उनकी कंट्री की पॉलिसी हो। तो उनमें उन्होंने एक बात बोला कि जो भी इकोनॉमिक इंसेंटिव्स होते हैं वो मेन मोटिवेटर्स होते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के या किसी भी एंटरप्राइज के ग्रोथ में। तो और इकोनॉमिक इंसेंटिव्स क्या होते हैं? देखिए, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स का मतलब ये हुआ कि उस कंट्री की जो टैक्सेशन की पॉलिसी है, जो टैक्स कर लिया जाता है, कर की जो व्यवस्था है उस पर्टिकुलर देश की, या वहाँ की जो आर्थिक जो कंडीशन है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कितना वहाँ की सरकार सपोर्ट करती है, किस प्रकार से वहाँ की पॉलिसी फ्रेम आउट करी गई इंडस्ट्रियल, अगर ये फेवरेबल है तो मतलब ये सारी चीज़ें अगर फेवरेबल हैं तो वहाँ पे जो भी एंटरप्रेन्योरशिप होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और वहाँ की इकोनॉमी का जो ग्रोथ होगा वो हाई होगा। या फिर ये तो हो गया टैक्सेशन पॉलिसी अगर अच्छी है आपके देश की, या अगर आपकी देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छी है तो आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। या अगर आपके कंट्री में सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, रॉ मटेरियल्स आपको अच्छे से मिल जा रहे हैं, मतलब वो सारी चीज़ें जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप को या एंटरप्राइज को स्टैब्लिश करने में हेल्पफुल है, तो वो वहाँ पे आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे। या इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी कंट्री में अगर अवेलेबल है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, या अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे सोर्सेज हैं, अच्छी अच्छी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो भी आपका जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो हो पाएगा और एंटरप्रेन्योरशिप जो है प्रोसेस बहुत ही अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। अब एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्या है, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, मैं वापस से इसको डिस्कस नहीं करूंगी। उन वीडियोस को आपने अगर मिस करा है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करें या ज्ञान अड्डा की प्लेलिस्ट में जाकर के एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस के वाले सेक्शन में जाकर के वहाँ से आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको ड्रॉप कर दूँगी। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है कि मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ तो होनी ही चाहिए ऑब्वियसली, एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आप पास ऑन कर रहे हो उनका लोग उनको एक्सेस कर सके, मतलब मार्केट कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी वाइज जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उनको एक्सेस अच्छे से दिला सको, किनको, कस्टमर्स को। फिर इसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रिचर्ड कैंटलन, ये एक आयरिश फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने एक चीज़ व्यू किया, मतलब देखा, क्या देखा, उन्होंने बोला कि जो एजेंट्स जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना वो एक एजेंट की तरह होते हैं। मतलब आप हिंदी में दलाल बोलते हो बट ये वर्ड थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है, बट एजेंट का मतलब ये कि जो बीच के लोग होते हैं, बिचौलिया आप बोल सकते हो। दलाल वर्ड दैट वुड बी नॉट प्रॉम्प्ट टू स्पीक, वो बोलने में ठीक भी नहीं है ना। तो आप समझो कि बिचौलिया टाइप के होते हैं जो क्या करते हैं, जो बाय करते हैं, खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में जो भी फैक्टर्स यूज़ होते हैं उनको वो बाय करते हैं। अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? लैंड होता है, लेबर होते हैं, कैपिटल होता है, ये सारी चीज़ें तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं। तो वो उनको बाय करते हैं, खरीदते हैं, किसी सर्टेन प्राइस पे खरीदते हैं और उनको कंबाइन करते हैं, मतलब इन सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं और विद अ व्यू टू सेलिंग इट
एट अनसर्टेन प्राइस इन फ्यूचर। फिर उसके बाद में जो इसे फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है इसको ये बेचेंगे, लेकिन जिस भी प्राइस पे बेचेंगे फ्यूचर में वो अनसर्टेन होगा, किसी भी अनिश्चित प्राइस पर बेच देंगे। मतलब लैंड का जो उन्होंने बाय किया वो तो फिक्स है, एक लेबर को कितना पैसा देना है वो तो फिक्स है, कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो फिक्स है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है इसको फ्यूचर में जो भी ये बेचेंगे उसका प्राइस फिक्स ही नहीं है। अब आप सोचोगे कि ना मैं क्या बोल रही हैं कि कैसे प्राइस नहीं फिक्स है। देखो अब इसको समझते हैं, ये थ्योरी इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर में जो रिचर्ड कैंटिलर ने बात बोली क्या कैसे रिलेट किया इस बात को। देखो उसको इन्होंने रिलेट किया, उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कि एक फार्मर है, मतलब एक खेती करने वाला व्यक्ति है, उसको उन्होंने बोल दिया कि मान लो वो एंटरप्रेन्योर है, एक उद्यमी है। पहले के ज़माने में जो उद्यमी थे उनको इनोवेटिव क्रिएटिव ये नहीं समझा जाता था, उनको एक डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट समझा जाता था। यहाँ पे यही तो लिखा है कि इन्होंने एजेंट समझा ना, इन्होंने कोई क्रिएटिव पर्सन या इनोवेटिव पर्सन या इमेजिनेटिव पर्सन तो समझा नहीं, इन्होंने एक एजेंट ही समझ लिया। तो वही चीज़ यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि एक फार्मर है, उसको उन्होंने एक उद्यमी मान लिया और बोला कि हु पेज आउट कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम्स, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम्स को पेड आउट करता है किनको, लैंडलॉर्ड्स को या लेबर्स को, जो भी ज़मीन का मालिक है। जैसे कि ज़मीन का एक टुकड़ा, पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई ज़मीन का टुकड़ा ले लिया, लैंडलॉर्ड ने दे दिया, एक लैंडलॉर्ड है उसने बोला कि ये मेरी ज़मीन है, और फार्मर ने क्या किया उस ज़मीन के टुकड़े को ले लिया और उस ज़मीन पे क्या करेगा, वो खेती करेगा। और क्योंकि वो किसी और की ज़मीन मतलब लैंडलॉर्ड की ज़मीन को यूज़ कर रहा है तो उस पर वो रेंट देगा, किसको देगा, लैंडलॉर्ड को देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में अब इस पर खेती करने के लिए कुछ लोगों को भी तो लगाएगा, किनको लगाएगा, लेबर्स को लगाएगा। तो एक फिक्स है कि महीने का उसको रेंट तो देना ही देना है, किनको, लैंडलॉर्ड को देना है, और लेबर्स को लगाएगा तो लेबर्स को भी वो देगा ही देगा कुछ ना कुछ पैसा। कौन देगा, फार्मर देगा। तो फार्मर के पास से दो जगह पैसे जा रहा है, तो लैंडलॉर्ड को जा रहा है, दूसरा लेबर को जा रहा है, ये फिक्स है, जा ही रहा है बिल्कुल। बट जब इसमें से अनाज बन के तैयार होगा, इस ज़मीन में से जो भी अनाज बन के तैयार होगा, इस बेचारे फार्मर को पता ही नहीं है कि उसका किस कीमत पे वो अनाज बिकेगा। हो सकता है बारिश हो जाए, उसका अनाज ख़राब हो जाए, तो जो कीमत वो सोच रहा है वो कम में बिके या बिके ना, या प्राइस अनसर्टेन है क्योंकि फ्यूचर में बेचने वाला है। लेकिन जो उसके खर्च आ रहे हैं ना इसको पूरा उगाने में, करने में, है ना, वो खर्च फिक्स है। चाहे वो रेंट के तौर पे खर्च आ रहा हो, चाहे उसने जो बीज लिया हो, जो खाद लिया हो, जो पेस्टिसाइड्स लिए हो, जो भी खर्च आ रहा है इसके पीछे, वो सारे फिक्स हैं। बट जो क्रॉप इसमें से निकल के आएगा, बात समझ आ रही है ना, बहुत डीपली समझो इस बात को, प्रैक्टिकली समझोगे समझ आ जाएगी बात। बट जो इसमें से क्रॉप निकल के आ रहा है, जो अनाज निकल रहा है, वो अनाज फिक्स नहीं है बिल्कुल भी। किसी को औने पौने रेट पे दिया, किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, है ना। तो एक मतलब अनसर्टेन प्राइस पे उसने क्या क्या क्रॉप को सेल कर दिया। तो वही बात इन्होंने बोला। तो इसीलिए इसी चीज़ को जो फार्मर है जो इसने यहाँ से क्रॉप निकला, इस क्रॉप को क्योंकि इसने रिस्क लिया है ना, रिस्क लिया, कैसे रिस्क लिया, इसको लैंडलॉर्ड को एक तो फिक्स देना है, लेबर्स को फिक्स देना है, प्लस क्रॉप का भी नहीं पता कि भाई क्रॉप कितने में हमारा बिकेगा, है ना। तो इसीलिए रिचर्ड कैंटिलर ने बोला कि ये जो फार्मर है ये एंटरप्रेन्योर है क्योंकि ये रिस्क लेता है। भाई एक तरीके से देखा जाए तो रिस्क ले भी रहा है ये, क्योंकि जो क्रॉप निकल रहा है ये कोई फिक्स तो है नहीं, अनसर्टेन है फ्यूचर में, तो ही इज ए रिस्क टेकर, है ना। तो उस समय में, उस ज़माने में, अब 19 कितने की बात हो रही है, 1962 की बात हो रही है, ये बहुत पहले की बात है ना। तो उस समय की बात है, तो उस समय में इनको इस प्रकार से ही देखा जाता था, तो इसलिए इन्होंने बोला कि ये रिस्क टेकर होते हैं। अब देखिए इनकी कुछ आलोचना भी हुई, मतलब कि जो एक थ्योरी दी J.F. पैपनिक ने या J.R. हैरिस ने, इकोनॉमिक थ्योरी दी कि भाई किसी भी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप के एस्टैब्लिशमेंट के लिए या इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे हो सके, उसके लिए इकोनॉमिकल कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए। और इकोनॉमिकल कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए मतलब कि सारी चीज़ें फेवरेबल होनी चाहिए, तब तो वो कोई भी एंटरप्राइज है वो बूम कर सकती है, मतलब वो ऊपर जा सकती है। बट इनका आलोचना कैसे हुई कि विलियम जे बॉमल ने बोला कि भाई आपकी जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो दो चीज़ में फेल हो गई। पहला तो ये कि टू प्रोवाइड अ सेटिस्फैक्ट्री एनालिसिस ऑफ ईदर द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड और इट्स सप्लाई, मतलब कि आपकी थ्योरी से तो किसी भी उद्यम एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या होता है ये पता ही नहीं है ना। आपने ये बता दिया कि इकोनॉमिकल कंडीशन अगर अच्छी है तो हमारा जो भी एंटरप्राइज है वो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन आपने तो अपनी थ्योरी में बताया ही नहीं कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या होता है, क्या काम क्या होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप का।
और उसकी सप्लाई कैसे हो पाएगी? सप्लाई कैसे हो पाएगी का मतलब ये, अब आप सोचोगे कि एंटरप्रेन्योरशिप की भी सप्लाई होती है, बिल्कुल होती है सप्लाई। कैसे सप्लाई होती है? देखो, सप्लाई का मतलब यहाँ पे वो डिमांड और सप्लाई, मतलब कोई प्रोडक्ट तो है नहीं कि इसकी सप्लाई करी जाएगी, बट सप्लाई का मतलब ये कि आपकी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जो नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जनरेट हो रहे हैं या विकसित हो रहे हैं वो किस दर से हो रहे हैं। जैसे कि आपकी कंट्री में आप चेंज तो चाहते हो, आप कुछ नयापन इनोवेटिव तो चाहते हो, कुछ आप चाहते हो कि नई टेक्निक आए, टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आए, लेकिन उनको लाने वाला कौन है? मतलब इनको चेंजेस कौन लाएगा? जो रिस्क लेगा, जो नए तरीके से चीज़ों को सोचेगा या जो नया आइडिया क्रिएटिविटी लेके आएगा, वही तो चेंज लेके आएगा। तो जो सप्लाई है ऐसे लोगों की, मतलब ऐसे लोगों की मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो पा रही। मैन्युफैक्चरिंग मतलब ऐसे लोग मार्केट में आ ही नहीं पा रहे हैं किन्हीं भी कारणों की वजह से, चाहे उनके पास फाइनेंस कम है, चाहे कुछ भी कारण है, जो भी रीज़न है, तो ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप या ऐसे एंटरप्रेन्योर मार्केट में आ ही नहीं पा रहे, उनकी सप्लाई ही नहीं हो पा रही है, मार्केट में दिख ही नहीं रहे हैं वो। तो इस वजह से तो इनकी जो थ्योरी है, हैरिस की जो थ्योरी है, और इनकी जो थ्योरी है प्रॉपरली, इनका नाम जो है आप याद कर लेना, J.F. पेपनिक एंड J.R. हैरिस। तो इनकी थ्योरी में इन दोनों ही चीज़ों के बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है। मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप के रोल के बारे में भी नहीं पता है और किस प्रकार से इनकी सप्लाई करी जा सकती है ये भी नहीं पता है। साथ ही एक ट्रेडिशनल मॉडल की तरह से इन्होंने एंटरप्रेन्योर के फंक्शन को देखा है। मतलब एक उद्यमी का जो पूरा फंक्शन होता है, जो क्रियान्वयन होता है, जो फंक्शन होता है किसी भी एंटरप्रेन्योरियल का, किसी भी उद्यमिता का जो फंक्शन होता है, इन्होंने मैनेजरियल फंक्शन से उसको वो कर दिया है, कंपेयर कर दिया है। एक मैनेजर का फंक्शन बहुत अलग होता है और एक एंटरप्रेन्योर का फंक्शन बहुत अलग होता है। तो इनकी हैरिस की थ्योरी में जो एंटरप्रेन्योर है या उद्यमी होता है, वो बिल्कुल उसके सारे फंक्शन को उन्होंने एज ए मैनेजरियल फंक्शन के तौर पे दिखा दिया और एक ट्रेडिशनल वे में बता दिया। एक मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल जो होता है एंटरप्रेन्योर का, उस तरीके से उन्होंने दर्शाया। तो इस बिहाफ पर इनकी आलोचना भी हुई। बट इनकी थ्योरी जो मेन थी क्या थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसलिए मैं इस पर आपको डीप में थोड़ा डिस्कशन कर रही हूँ। इनकी थ्योरी का मेन जो कंसेप्ट है वो यही था कि किसी भी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए और वही उनका ग्रेट मोटिवेशन भी होता है। ये सारी चीज़ें अगर फेवरेबल हैं तो आप बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकते हो। आई होप गाइस कि आपको समझ आया होगा कि इकोनॉमिक थ्योरी किस प्रकार से इन्फ्लुएंस में आई, इनके प्रोपाउंडर्स कौन थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट जो थ्योरीज है, 14 थ्योरी है, तो 14 में से हमने एक थ्योरी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।